नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। नवंबर का आखिरी हफ्ता चल रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी से न्यू ईयर प्लान तैयार कर लिया है। प्रधानमंत्री ने अपना प्लान 30 मुख्यमंत्रियों को ब्रीफ भी कर दिया है। मोदी के प्लान में आपके लिए क्या क्या है, कागज पेन निकालकर नोट कर लीजिए। इतना तो क्लियर है कि न्यू ईयर में लॉकडाउन नहीं होगा। प्रधानमंत्री ने आज लॉकडाउन से आगे की बात की। क्या है प्रधानमंत्री का न्यू ईयर प्लान, जिसमें जान भी बचेगी, जहान भी बचेगा? देखिए फुल रिपोर्ट। कोरोना वैक्सीन पर प्रधानमंत्री का प्लान सुनिए। आपदा के गहरे समुद्र से हम निकलकर हम किनारे की तरफ बढ़ रहे हैं। यही प्लान नरेंद्र मोदी ने 30 मुख्यमंत्रियों को समझाया है। कोरोना की वैक्सीन फाइनल स्टेज में है। अप्रूवल के बाद 130 करोड़ लोगों को जो टीका लगेगा वो फूल प्रूफ होगा। गांव-गांव तक वैक्सीन कैसे बंटेगी, वैक्सीन कौन कौन बांटेगा, प्रधानमंत्री ने इसका पूरा खाका खींच दिया है। प्रधानमंत्री ने 30 मुख्यमंत्रियों को जो बताया, सबसे पहले उसकी हेडलाइन समझिए। कोरोना की वैक्सीन सबको मिलेगी। वैक्सीन बांटने का काम 4 स्टेज में होगा। वैक्सीन लगाने की प्रायोरिटी लिस्ट बनेगी। 747 जिलों और 20,000 ब्लॉक्स में टीका लगेगा। गांव-गांव तक वैक्सीन लगाने का अभियान चलेगा। वैक्सीन लगाने की टॉप लेवल पर मॉनिटरिंग होगी। वैक्सीन आने के बाद भी हमारी प्राथमिकता यही होगी कि सभी तक कोरोना की वैक्सीन पहुंचे। उसमें तो कोई विवाद हो ही नहीं सकता है। लेकिन कोरोना की वैक्सीन से जुड़े भारत का अभियान अपने हर नागरिक के लिए एक प्रकार से नेशनल कमिटमेंट की तरह है। इतना बड़ा टीकाकरण अभियान स्मूथ हो, सिस्टमेटिक हो और सस्टेन हो, ये लंबा चलने वाला है। सभी को, हर सरकार को, हर संगठन को एकजुट होकर के कोऑर्डिनेशन के साथ एक टीम के रूप में काम करना ही पड़ेगा। 130 करोड़ भारतीयों को कोरोना का टीका लगाना प्रधानमंत्री का नेशनल कमिटमेंट है। इस कमिटमेंट को पूरा करने के लिए मोदी सभी 30 मुख्यमंत्रियों को साथ लेकर चल रहे हैं। 3 घंटे की मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर ने 30 चीफ मिनिस्टर से लिखित सुझाव मांगे। कोरोना वैक्सीन पर 3 चीजें अभी तय नहीं है। वैक्सीन कब आएगी, कितनी डोज लगेगी, वैक्सीन की कीमत क्या होगी। कोरोना की वैक्सीन बनाना वैज्ञानिकों के हाथ में है, लेकिन वैक्सीन तैयार हो जाने के बाद उसे कैसे लगाना है, इसका पूरा प्लान नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों को समझा दिया है। चर्चाएं, डिस्कशन हुआ है। साथियों, वैक्सीन को लेकर भारत के पास जैसा अनुभव है वो दुनिया के बड़े बड़े देशों को भी नहीं है। हमारे लिए जितनी जरूरी है स्पीड है, उतनी ही जरूरी है सेफ्टी भी है। भारत जो भी वैक्सीन अपने नागरिकों को देगा वो हर वैज्ञानिक कसौटी पर खरी होगी। जहां तक वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन की बात है तो उसकी तैयारी भी आप सभी राज्यों के साथ मिलकर के की जा सके रही है। वैक्सीन प्राथमिकता के आधार पर किसे लगाई जाएगी, ये राज्यों के साथ मिलकर के एक मोटा मोटा खाका भी आपके सामने रखा है कि भाई अगर इस प्रकार से WHO ने जो कहा है हम चलते हैं तो अच्छा है, लेकिन फिर भी ये निर्णय तो हम सब मिलकर के ही करेंगे। क्योंकि सुझाव का महत्व इसमें बहुत रहेगा, क्योंकि आखिरकार उनको अंदाज है कि उनके राज्य में कैसे होगा। सेंट्रल लेवल पर हेल्थ मिनिस्ट्री वैक्सीनेशन की टॉप बॉडी होगी। हेल्थ मिनिस्ट्री ICMR के साथ कोऑर्डिनेशन में काम करेगी। स्टेट लेवल पर स्टीयरिंग कमेटी और वैक्सीनेशन के लिए टास्क फोर्स बना दी गई है। स्टेट स्टीयरिंग कमेटियों के डिटेल मोदी ने मुख्यमंत्रियों से मंगा लिए हैं। जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स बनाने का काम लगभग 80% पूरा हो गया है। ब्लॉक स्तर पर 20,000 टास्क फोर्स बनाने का ऑर्डर है। इस पर काम शुरू होना है। स्टेट लेवल की स्टीयरिंग कमेटी और डिस्ट्रिक्ट लेवल के टास्क फोर्स की ट्रेनिंग पर डायरेक्ट प्रधानमंत्री की नजर है। वो इसमें कोई भी चूक नहीं चाहते, क्योंकि यही सिस्टम कोरोना को हराने का सुरक्षा तंत्र बनाएगा। केंद्र सरकार ने राज्यों से कुछ समय पहले आग्रह किया था कि स्टेट लेवल पर एक स्टीयरिंग कमेटी
और एवं स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर टास्क फोर्स का, और मैं तो चाहूंगा कि ब्लॉक लेवल तक हम जितना जल्दी ये व्यवस्थाएं खड़ी करेंगे और किसी न किसी एक व्यक्ति को काम देना पड़ेगा। इन कमेटियों की रेगुलर बैठकें हो, उनकी ट्रेनिंग हो, उनकी मॉनिटरिंग हो, और जो ऑनलाइन ट्रेनिंग होती है वो भी शुरू हो। हमें हमारा रोजमर्रा के काम के साथ कोरोना से लड़ते लड़ते भी इस एक व्यवस्था को भी विकसित तुरंत करना पड़ेगा, ये मेरा आग्रह रहेगा। कोरोना की वैक्सीन को 0 से नीचे टेम्परेचर में रखना पड़ सकता है। फाइजर की वैक्सीन -30 डिग्री से लेकर -70 डिग्री तक में रखने पर अच्छा रिजल्ट देती है। ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन 3 से 8 डिग्री यानी सामान्य रेफ्रिजरेटर के टेम्परेचर पर रह सकती है। यानी वैक्सीन कोई भी हो, वैक्सीनेशन के लिए रेफ्रिजरेशन चेंज चाहिए। इसलिए टीकाकरण अभियान शुरू करने से पहले इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जा रहा है। पोलियो की दवा पिलाने का एक्सपीरियंस भारत के पास है, जो कोरोना के टीकाकरण में मददगार होगा। काम करने वाले लोगों, प्राइम मिनिस्टर ने कोरोना वैक्सीन लगाने की प्रायोरिटी लिस्ट तैयार कर दी है और राज्यों से इसके डेटा मंगा लिए हैं। स्टेज 1 प्राइमरी हेल्थ वर्कर्स को लगेगा वैक्सीन। स्टेज 2 पुलिस और सफाई कर्मचारियों को लगेगा टीका। स्टेज 3 50 से 65 साल के लोगों को लगेगी वैक्सीन। स्टेज 4 गंभीर बीमारियों से ग्रस्त लोगों को लगेगा इंजेक्शन। पीएम की मीटिंग से निकलने के बाद गुजरात के सीएम विजय रूपाणी ने 4 स्टेज में होने वाले वैक्सीनेशन प्रोग्राम की डिटेल बताई। 4 स्टेप्स होंगे। एक कि जो फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर है, यानी कि कोरोना के मरीज के साथ सीधा डॉक्टर्स, नर्स, हेल्थ कर्मचारी, पहले उनको वैक्सीन दी जाएगी जैसे वो संक्रमित ना हो। दूसरा स्टेज, जो बाकी कर्मचारी जैसे पुलिस, जैसे सफाई कामदार कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, वैसे जितनी जितनी एजेंसीज है उनको मिले आ जाए वैक्सीन। तीसरे स्टेज में ऐसा क्लियर है कि कोरोना का संक्रमण 50 साल से बड़ी उम्र वाले लोगों में ज्यादा हुआ है, तो तीसरा स्टेज में 50 साल से बड़ी उम्र वाले के लोगों को वैक्सीन दी जाए। और चौथा, 50 साल के नीचे जो कोमोर्बिड है, जिनको एक बड़ा रोग लगा हुआ है, ऐसे लोगों को भी वैक्सीन मिल जाए। हमारी किस्ती भी। मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग में नरेंद्र मोदी ने राज्यों की रिपोर्ट भी ली। पीएम इस काम में कितना अटेंशन देते हैं, इसे हरियाणा के सीएम के साथ उनके संवाद को देखेंगे तो अच्छी तरह समझ में आएगा। संतोषजनक ऐसा मान सकते हैं। जहाँ तक कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की बात है, हमारा सारा फोकस 24 घंटे से ये आंकड़े तो अभी हमारे सामने प्रस्तुत किए, ये सारे विषय तो आगे अब आपकी दृष्टि से क्या हो रहा है, जो प्रयास उसको रोकने के लिए हम क्या करेंगे, क्या आपने योजना बनाई है, किस प्रकार से हो रहा है। प्रधानमंत्री को सिर्फ नंबर नहीं चाहिए, उनको कोरोना रोकने का प्लान चाहिए। नरेंद्र मोदी ने टोका तो खट्टर ने घंटे भर के अंदर अपनी स्टेटस रिपोर्ट सामने रख दी। अभी तो उसको शुरुआत किया है हमने। स्टेट लेवल की स्टीयरिंग कमेटी और टास्क फोर्स बना ली है। डिस्ट्रिक्ट्स में भी 22 में से 17 या 18 जिलों में बन चुकी है। ब्लॉक लेवल की अब बनेगी, क्योंकि विषय कुछ दिनों से शुरू हुआ है कि इसकी डिस्ट्रीब्यूशन वैक्सीनेशन की अभी तो कोई एकदम डेट उसकी तय नहीं है, लेकिन पूर्व तैयारियां उसकी करने के लिए कहा गया, वो हम सब कर रहे हैं। वैक्सीन अभी दूर है, अड़चन मौजूद है, कोरोना गया नहीं है, इसीलिए प्राइम मिनिस्टर की प्लानिंग 2 लेवल पर है। 30 मुख्यमंत्रियों को मीटिंग टेबल पर बुलाने से पहले मोदी ने 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों की अलग से मीटिंग ली। टीवी स्क्रीन पर दिख रहे मुख्यमंत्री उन राज्यों के हैं जहां कोरोना का स्पीड हाई चल रहा है। प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र, दिल्ली, पश्चिम बंगाल समेत इन सभी 8 राज्यों की सिचुएशन की अलग अलग रिपोर्ट ली। सबसे पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अपनी रिपोर्ट दी। उद्धव ने प्रधानमंत्री को बताया, वैक्सीन के लिए महाराष्ट्र में टास्क फोर्स बनाई, लोगों तक वैक्सीन पहुंचाने का प्लान तैयार किया, टास्क फोर्स को वैक्सीन बांटने का जिम्मा दिया। सीरम इंस्टीट्यूट से महाराष्ट्र सरकार की बातचीत है। उद्धव ठाकरे के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपनी रिपोर्ट पेश की।
केजरीवाल ने प्रधानमंत्री को बताया, प्रदूषण की वजह से कोरोना के केस तेजी से बढ़े, पराली के धुएं से निजात दिलाने के लिए केंद्र दखल दे। दिल्ली में कोरोना की थर्ड वेव अब खत्म हो रही है। 10 नवंबर से दिल्ली में केस कम हो रहे हैं। नए केस और पॉजिटिविटी रेट भी कम हो रही है। सफदरजंग अस्पताल में 1000 आईसीयू बेड रिजर्व है। सियासी तौर पर ममता बनर्जी और नरेंद्र मोदी के रिश्ते 36 के हैं। कोरोना कंट्रोल पर हो रही मीटिंग में भी ममता ने जीएसटी के पैसे की डिमांड कर दी। बंगाल में कोरोना का इलाज सही चल रहा है। बांग्लादेश, भूटान से मरीज बंगाल आ रहे हैं। बिहार, झारखंड, ओडिशा के मरीज भी बंगाल आते हैं। पश्चिम बंगाल पर कोरोना का लोड ज्यादा है, फिर भी कोरोना की डेथ रेट कम हुई है। केंद्र जीएसटी का बकाया पैसा जल्द जारी करे। मुख्यमंत्रियों की बातें सुनने के बाद नरेंद्र मोदी ने अपनी बात कही। पीएम ने कोरोना क्राइसिस को 4 स्टेज में बांटा। पहले स्टेज में लोगों को कोरोना के बारे में बताने में डर लगता था। दूसरे स्टेज में लोगों ने कोरोना इन्फेक्शन के बारे में कबूल करना शुरू किया। तीसरा स्टेज वो आया जब लोग बीमारी के बारे में खुलकर बताने लगे। चौथे स्टेज में लोगों ने लापरवाही बरतनी शुरू कर दी। प्रधानमंत्री के मुताबिक ये चौथा स्टेज ही सबसे खतरनाक है, जिसमें सबसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। इस चौथे चरण में लोगों को कोरोना की गंभीरता के प्रति हमें फिर से जागरूक करना ही होगा। हम एकदम से वैक्सीन पर शिफ्ट तो जिसका काम करना है करेंगे, हमें तो कोरोना पर ही फोकस करना है। हमें किसी भी हालत में ढिलाई नहीं बरतने देनी है। आपदा के गहरे समंदर से हम निकले हैं, ये हम मान के चले। इतना बड़ा देश, दुनिया मानती थी कि भारत तो नहीं संभल पाएगा। आपदा के गहरे समंदर से हम निकलकर हम किनारे की तरफ बढ़ रहे हैं। हम सभी के साथ वो पुरानी जो एक शेर शायरी चलती है, ऐसा न हो जाए कि हमारी किश्ती भी वहां डूबी जहां पानी कम था। ये स्थिति हमें नहीं आने देनी है। मोदी के मैसेज में अगर मगर की गुंजाइश नहीं होती, बातें डायरेक्ट होती हैं, इसलिए मैसेज कंप्लीट होता है। प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग से निकलने के बाद मुख्यमंत्रियों ने अपने अपने प्रदेश के लोगों के लिए मोदी का वही मैसेज डिलीवर किया। विश्वास है कि जल्दी वैक्सीन आएगी, तेजी से उस दिशा में काम चल रहा है। लेकिन वैक्सीन का मतलब ये नहीं है कि हम ढिलाई बरतना शुरू कर दें। वैक्सीन आने पर भी कोरोना संक्रमण रोकने के लिए मास्क लगाना, 2 गज की दूरी बनाए रखना और साबुन से बार बार हाथ धोना, यह बहुत जरूरी है। आप स्वयं भी मास्क लगाएं और बिना मास्क के अगर कोई दिखाई दे तो आपकी ड्यूटी आप उसे समझाएं और मास्क लगवाएं, क्योंकि सावधानी में ही सुरक्षा है। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। 130 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने की तैयारी भले ही शुरू है, लेकिन वैक्सीन आने तक जंग में ढिलाई बरतने का खतरा नहीं उठाया जा सकता। प्रधानमंत्री के मैसेज का क्रक्स यही डिस्कशन हुआ है। इस बीच लव जिहाद पर उत्तर प्रदेश सरकार का बहुत बड़ा फैसला आया है। योगी कैबिनेट ने लव जिहादियों को क्लियर मैसेज दे दिया है कि जबरन धर्मांतरण कराया तो यूपी में अब खैर नहीं। अध्यादेश जारी कर साफ कर दिया गया है कि सामान्य जाति की लड़की के साथ लव जिहाद किया तो 1 से 5 साल तक की जेल। दलित लड़की को धर्मांतरण के लिए मजबूर करने पर 10 साल सलाखों के पीछे काटने होंगे और सामूहिक रूप से लव जिहाद की सूरत में 3 से 10 साल जेल में बिताने होंगे। अब यह लव जिहाद होता है। स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम ने कुछ केसेस पकड़े हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा। पिछले कुछ दिनों में कानपुर में करीबन 14 ऐसे मामले सामने आए थे जिसमें बेटियों के माता पिता ने यह आरोप लगाया था कि दूसरे धर्म के लड़कों ने उनकी बेटियों को बहला फुसला करके अपने जाल में फंसा लिया और उनके साथ गलत संबंध बनाए। मैं विशाल प्रताप सिंह इस वक्त कानपुर में मौजूद हूं और मैं इस पूरे मामले की एक एक डिटेल आपको दूंगा। कुल मामले 14, नाम बदलकर धोखा 3 केस, मर्जी से शादी 3 केस, नाबालिगों के साथ रेप 8 केस। कानपुर के 2 इलाके, 3 युवक
नाम कुछ और, पहचान कुछ और। लव जिहाद पहला मामला। लव जिहाद पहला मामला। असली नाम फतेह खान, नकली नाम आर्यन मल्होत्रा, पता नौबस्ता। आरोप खुद को हिंदू बताकर धोखा देना। फर्जी आईडी भी थी उसके पास आर्यन मल्होत्रा की? 2 आईडी थी उसके पास, आर्यन मल्होत्रा की और एक फतेह खान। दोनों आधार कार्ड थे? 2 आधार कार्ड थे, एक नकली वाला एक असली वाला। क्या क्या कहता था आपसे कि दूर जाएंगे, शादी करेंगे, क्या कहता था? हमको खूब हमको जबरदस्ती करा था, मेरे साथ खूब धमकी देता कि बताओ तो मम्मी पापा को मार देंगे, तुमको मार डालेंगे। इसी डर से मम्मी पापा को नहीं बताते थे अपने। कैसे आपके संपर्क में आया? रहते थे किराए में, बगल में मकान, जिस मकान में रहते थे बगल में किराएदार था। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने आर्यन और फतेह खान के नाम से 2 अलग अलग फर्जी आधार कार्ड बनवा रखे थे। मतलब एक हिंदू नाम से और दूसरा कार्ड मुस्लिम नाम से। आरोपी फतेह खान बाकायदा हिंदुओं की तरह रहता था। वो कलावा भी बांधता था और माथे पर टीका भी लगाता था। फतेह खान ने अपने पास एक फर्जी आई कार्ड भी बनवा रखा था, लेकिन जब पीड़िता ने उसके असली ओरिजिनल आई कार्ड को देखा तो उसे इस पूरे मामले की सच्चाई का पता लगा और उसने पूरी बात अपने परिवार को बताई। सामूहिक धर्म परिवर्तन भी किया जाता है, जो हम लोग के सामने ऐसे भी केसेस आए हैं। उसके अंदर 3 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की और 50,000 रुपए का इसके अंदर उन संगठनों के ऊपर भी जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही साथ इसके अंदर ये भी रखा गया है कि किसी को इच्छा है वो शादी करके धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं तो उसके अंदर भी जिला मजिस्ट्रेट के सामने वो 2 माह पूर्व सूचना देंगे। एक प्रिस्क्राइब फॉर्म है और उसके तहत उनको परमिशन मिलती है तो वो फिर धर्म परिवर्तन कर सकते हैं शादी के साथ। लव जिहाद का दूसरा मामला। असली नाम ओवैस, नकली नाम राहुल बाबू, पता गोविंद नगर। आरोप खुद को हिंदू बताकर धोखा देना। पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने जांच के बाद बताया मोहम्मद ओवैस ने जानबूझकर खुद को राहुल बाबू कहना शुरू कर दिया और इसी नए नाम से फर्जी दस्तावेज तैयार करवा लिए। फिर फर्जी नाम से दोस्ती शुरू कर दी। कुछ मामलों में लड़कों ने अपने आइडेंटिटी को छिपाया, अपने धर्म को छिपाया और अपने को ये प्रोजेक्ट करने का प्रयास किया कि वो लड़की के धर्म के लड़के हैं। इसके लिए उन्होंने फर्जी आधार कार्ड भी और अन्य दस्तावेज भी बनाए। लेकिन जब लड़की को वो निकाहनामा के लिए मस्जिद में या कहीं ले गए तो उनको जानकारी जब लड़की को हुई तो उन्होंने इस बंदने की शिकायत करी और पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। लव जिहाद का तीसरा मामला। असली नाम मुख्तार अहमद, नकली नाम राहुल सिंह, पता नौबस्ता। आरोप खुद को हिंदू बताकर धोखा देना। नौबस्ता में मुख्तार अहमद ने खुद का नाम राहुल सिंह बताकर दोस्ती की और फर्जी दस्तावेज से शादी तक कर ली। यह भी आपने 3 केस देखे। एसआईटी रिपोर्ट आने के बाद कई और सच सामने आए। लव जिहाद पर बनी एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट आईजी को सौंपी। रिपोर्ट में 14 लव जिहाद के मामलों की जांच की गई। 14 में से 3 मामलों में लड़कियों ने पक्ष में दिए बयान। 11 मामले में पुलिस ने चार्जशीट लगाई। फंडिंग और संगठित गिरोह के शामिल होने के कोई सबूत नहीं मिले। कानपुर में लव जिहाद एक लोकल इश्यू बन गया है। ग्राफिक्स की मदद से जानिए किस थाना क्षेत्र में कितने केस दर्ज हुए थे। गोविंद नगर थाना 2 FIR, नौबस्ता थाना 5 FIR, फजलगंज थाना 1 FIR, बाबूपुरवा थाना 1 FIR, कल्याणपुर थाना 1 FIR, पनकी थाना 1 FIR, चकेरी थाना 1 FIR, किदवई नगर थाना 2 FIR। कानपुर में एसआईटी ने जब अपनी जांच शुरू की तो उसमें यह पता लगा कि 8 मामले ऐसे हैं जिसमें आरोपी लड़कों ने नाबालिग लड़कियों के साथ संबंध बनाए हैं, जो कि कानूनी लिहाज से पूरी तरीके से अपराध है, जिसके बाद इन सभी लड़कों को जेल भेज दिया गया है। आरोपियों के नाम और पहचान इस ग्राफिक से समझिए। किदवई नगर सलमान, बाबूपुरवा सलमान सन ऑफ बगडू रहमान, चकेरी आदिल खान सन ऑफ जब्बर, नौबस्ता शाहरुख सन ऑफ स्वर्गीय कबीर, नौबस्ता फतेह खान, नौबस्ता मोहम्मद आरिफ, नौबस्ता मुख्तार अहमद, कल्याणपुर शाहरुख,
पनकी मोहम्मद मोहसिन खान, गोविंद नगर सद्दाम सन ऑफ सादिक अली, गोविंद नगर नसीम सन ऑफ अनीस। इन 14 मामलों की जांच एसआईटी ने की। उनमें 3 मामलों में लड़कियां बालिग थीं। उन्होंने कहा कि अपनी मर्जी से दूसरे धर्म के लड़के से प्यार किया। ऐसे मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई। एसआईटी की जांच में ये भी पता लगा कि इस पूरे मामले में कुल 3 मामले ऐसे भी हैं जिसमें लड़कियां बालिग हैं और उन्होंने अपनी मर्जी से शादी की है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब कानून किसी दूसरे धर्म में शादी करने की इजाज़त देता है, साथ में रहने की इजाज़त देता है, तो शादी के लिए आखिर जबरन धर्म परिवर्तन क्यों? क्या नाम है? मकसूद आलम और संदीप के साथ विशाल प्रताप सिंह, इंडिया टीवी, कानपुर। और उधर पीओके में इमरान खान के खिलाफ जमकर नारेबाजी हो रही है। आखिर इसकी वजह क्या है? आपको पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की एक रिपोर्ट दिखाते हैं, जिससे इस वक्त इस्लामाबाद में जबरदस्त पैनिक मचा हुआ है। धमाकों की आवाज, जिधर नजर दौड़ाओ उधर आग, हजारों की भीड़, ये तस्वीरें, ये नारेबाजी। नियाजी खान और बाजवा की नींद उड़ा चुकी है। दिन के उजाले और रात के अंधेरे में जो कुछ भी हो रहा है वो यही इशारा कर रहा है। आप भी गौर से सुनिए ये नारेबाजी। और सिर्फ जो है अय्याशी की तरफ पड़े हुए हो। वो कोई आपसे ज्यादा ऊंची कद के लोग हैं, आपसे ज्यादा समझने वाले लोग हैं, आपसे कद में कोई बड़े हैं, कुछ भी नहीं है। आपके इस नाच गाने का फायदा वो उठा रहे हैं। तो हमारे साथ इतनी बेइंसाफी हो तो हम जो है ना, हम जंग जरूर लड़ेंगे इंशाअल्लाह। हम अपना हक लेने के लिए जंग जरूर लड़ेंगे। तो हम बताना चाहते हैं कि भाई हमारे साथ बेइंसाफी ना हो। पाकिस्तान का सिलेक्टेड कप्तान बाजवा के साथ मिलकर बंदूक की नोक पर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के गिलगित बाल्टिस्तान में लोगों का हक छीन रहा है। चुनाव में धांधली करवाकर वोट बटोर रहा है। छीनना किसी की बाप की ताकत नहीं है। गंडापुर तो क्या, गंडापुर का बाप भी नहीं छीन सकता है। सीट हमारी है 2 की और हमारी रहेगी। उस सीट के साथ गिलगित बल्तिस्तान का अमन मुंसलिक है। उस सीट के साथ गिलगित बल्तिस्तान का अमन मुंसलिक है। अगर उसके साथ कोई छेड़ेगा तो छेड़ के भी चेक करें, हम भी इस मैदान के अंदर हैं। चुनाव में धांधली कर इमरान खान की पीटीआई गिलगित बाल्टिस्तान में चोर दरवाजे से घुसने की फिराक में है। भारत और पाकिस्तान के बीच 7 दशक से ज्यादा अरसे से गिलगित बाल्टिस्तान को लेकर विवाद चल रहा है। जहां चंद रोज पहले असेंबली इलेक्शन हुए, अब पाकिस्तान का इरादा इसे 5वां सूबा घोषित करने का है। इसलिए 33 मेंबरों वाली असेंबली में इमरान खान की तहरीक इंसाफ पाकिस्तान जोड़ तोड़ की कोशिश कर रही है। फौज के साथ मिलकर फर्जीवाड़ा कर रही है। जी, तो गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन हो गए और आपने देखा कि हस्बे तवक्को गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में धांधली हुई। यानी 3 हल्के ऐसे हैं जहां से बॉक्सेस जो थे, पोलिंग बॉक्सेस वोट वाले, वो ही चोरी कर लिए गए। गिलगित बाल्टिस्तान को लेकर सिर्फ पाकिस्तान में घरेलू सियासत नहीं चल रही, इस पर भारत, चीन समेत दुनिया के कई मुल्कों की नजर है। इस चुनाव के बाद 12 लाख की आबादी वाले गिलगित बाल्टिस्तान में बहुत कुछ बदलने वाला है। इससे पाकिस्तान अपने आका चीन को खुश करने में कामयाब होगा, जिसके एवज में उसे आसान शर्तों पर कर्ज मिलेगा। इमरान खान सरकार का एक और मंसूबा है जो इससे पूरा होगा। वो गिलगित बाल्टिस्तान को सूबा बनाकर सत्ता पर काबिज हुक्मरानों
सेना और चीनी सरकार की लूट को लीगलाइज करना चाहता है। इस क्षेत्र में कुदरती संसाधन बहुत हैं, जिस पर चीन की नजर है, और ये भी एक वजह है कि स्थानीय लोगों में इसे लेकर भारी गुस्सा है। वही हुआ जिसका डर था। गिलगित बल्तिस्तान से कोई अच्छी खबरें नहीं आ रही और इसी का खदशा था कि गिलगित बल्तिस्तान में जिस तरह इंतखाबात करवाए गए, जिस तरह झुर्लू फेरा गया और जिस तरह गिलगित बल्तिस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा शहबाज की जबान शहबाज गिल की तरह चलती रही, तो यही होना था कि भाई इलेक्शन कमिश्नर एक होता है गैर जानिबदार, सरकार का एक गैर जानिबदार अफसर, बाख्तियार अफसर, अमीन। बुनियादी तौर पे इलेक्शन कमिश्नर होता है अमीन, अमानतदार, दयानतदार, जिसके पास लोग अपना वोट अमानतन आके जमा करवाते हैं उसकी निगरानी में, ताकि जब वो डब्बे से निकाले तो जिसको दिया गया है वो उसका निकले। ये ना हो कि वोट दिया गया किसी को और निकला किसी का। नियाजी खान अपनी कुर्सी बचाने के लिए वोटों की चोरी पर उतर आया है, मगर एक सच ये भी है कि गिलगित बाल्टिस्तान में एक धड़ा ऐसा भी मौजूद है जो पाकिस्तान का विरोधी है और वो भारत में इसका विलय चाहता है। गिलगित बाल्टिस्तान से आई ये तस्वीरें बता रही हैं कि पीओके में पाकिस्तान विरोधी चिंगारी सुलग चुकी है और किसी भी वक्त बड़ा धमाका हो सकता है।